बच्चों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हमारी इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और बच्चों, वो टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और उसकी व्याख्या किसने की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी लाइन होती हैं, उनकी वेवलेंथ, उनकी तरंग दैर्ध्य हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया। बच्चों, इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आज आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। और बच्चों, हमने हमारी इस क्लास से पहले वाली क्लास के अंदर ऊर्जा स्तरों के बारे में पढ़ा था कि ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल क्या होते हैं, और हम उनके बच्चों एनर्जी भी कैलकुलेट की थी। और आज बच्चों, हम हमारी इस क्लास के अंदर हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। और बच्चों, उसकी व्याख्या किस प्रकार से की गई और किसने की, ठीक है ना, वो सारी बातें आज हम हमारी इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही क्लास आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए बच्चों। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा हूं, आप वहां जाइए और आप क्लास को आराम से देख सकते हो। ठीक है बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को बच्चों क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब देखो स्पेक्ट्रम जो होता है, इस स्पेक्ट्रम का अध्ययन हम किस उपकरण की सहायता से करते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से करते हैं। और बच्चों, स्पेक्ट्रोमीटर का, या फिर मैं कहूं स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बच्चों, हम एक फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, वो होती है बच्चों स्पेक्ट्रोग्राफी। क्या होती है? स्पेक्ट्रोग्राफी होती है। उसके अंदर बच्चों हम बात करते हैं डिटेल से। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बच्चों किसके बारे में, हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में, तो बच्चों हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है, किस प्रकार से प्राप्त किया गया। तो बच्चों क्या होता है, जब हमें हाइड्रोजन एटम होता है हमारे पास में, या हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, जब उसको हम किसी सीलबंद नलिका में अच्छी तरीके से पैक कर लेते हैं, बिल्कुल सीलबंद नलिका में पैक कर लेते हैं, और बच्चों जब हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, या फिर मैं कहूं कि हाइड्रोजन गैस को एक सीलबंद नलिका में निम्न दाब पर बंद करके जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो बच्चों क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, वो जो ग्राउंडेड स्टेट होती है, उस ग्राउंडेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। या फिर मैं कहूं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से किस में जाते हैं बच्चों, उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। और बच्चों जब वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तब वो ऊर्जा का क्या करते हैं, ऊर्जा का क्या करते हैं बच्चों, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। और बच्चों वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर के और लगभग उच्च ऊर्जा स्तर में 10⁻⁸ सेकंड तक रहते हैं। उसके बाद में वह पुनः वापिस से अपने ग्राउंडेड स्टेट की ओर मूव करते हैं, गति करते हैं, आना जब स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों जो अवशोषित की गई जो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को बच्चों वो किसके रूप में उत्सर्जित करते हैं, विकिरण के रूप में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। और बच्चों जब इन विकिरण को हम स्पेक्ट्रोमीटर में डालते हैं, किसमें डालते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रोमीटर में, तो बच्चों स्पेक्ट्रोमीटर से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों? स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा कि हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो बच्चों क्या करेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए,
कि जो हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है उसको बिल्कुल निर्वात सीलबंद नलिका में क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हाइड्रोजन गैस को निम्न दाब पर सीलबंद नलिका में बंद करके और इलेक्ट्रोडों के माध्यम से उसमें किसका प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो बच्चों विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो आयन बनते हैं, यानी गैस का आयनीकरण हो जाता है। और आयनीकरण के दौरान बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं बच्चों, या वो बिल्कुल कुछ इलेक्ट्रॉन से बाहर भी आ जाते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों ये याद रखना, उस टाइम में जो इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण होता है, ट्रांजिशन होता है। और बच्चों इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको उसके बारे में डिटेल से बात भी की थी। और बच्चों जब वो इलेक्ट्रॉन वापस से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो जो अवशोषित की गई ऊर्जा थी बच्चों, उस अवशोषित की गई ऊर्जा को विकिरण के रूप में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। और स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से हम उसका क्या प्राप्त कर लेते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। तो बच्चों जब हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो इस स्पेक्ट्रम में हमें बहुत सारी लाइनें मिलती हैं। क्या मिलती है, लाइनें मिलती हैं, जिनको बच्चों हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस प्रकार से हमें हाइड्रोजन एटम होता है उसका क्या प्राप्त हो जाता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या हो जाता है बच्चों, प्राप्त हो जाता है। अब ध्यान से समझिएगा कि जो हमारे पास में हाइड्रोजन एटम है उसके लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बात की बच्चों, और किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। तो बच्चों एक वैज्ञानिक तो था, जो वो था स्विस वैज्ञानिक था बच्चों, या फिर मैं कहूं स्विस के, या जो एक अध्यापक था स्विस के अंदर जिसका नाम था जॉन जैकब बामर। ठीक है बच्चों, ये एक स्कूल के अंदर बच्चों क्या थे, एक अध्यापक थे, लेकिन बहुत ही मास्टरमाइंड खोपड़ी के थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले सन 1885 के अंदर इन्होंने देखा कि जब हाइड्रोजन जो गैस होती है, जब उसको हम निर्वात नलिका में बिल्कुल सीलबंद नलिका में बंद करके जब हम उसे गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद में बच्चों जो कुछ विकिरण उत्सर्जित होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण विकिरण उत्पन्न होती है, और इन विकिरण को जब बामर ने स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से इनका स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, तो बच्चों जैकब बामर को स्पेक्ट्रम की काली पृष्ठभूमि पर कुछ चमकीली रेखाएं दिखाई दी, कुछ चमकीली रेखाओं का समूह दिखाई दिया। ठीक है, और बच्चों उन चमकीली रेखाओं के समूह को क्या नाम दिया गया, बामर श्रेणी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, बामर श्रेणी। जॉन जैकब बामर के नाम पर इस श्रेणी को क्या नाम दिया गया, बामर श्रेणी दिया गया। तो बच्चों याद रखना, हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे पहले बामर श्रेणी की खोज हुई। और बच्चों बामर श्रेणी की खोज किसने की थी, जॉन जैकब बामर ने की थी। कब की थी, 1885 में की थी। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। और बच्चों जो बामर श्रेणी थी उसकी खोज किस भाग में की गई बच्चों, वो की गई थी बच्चों अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी क्षेत्र के अंदर की गई थी, नियर यूवी रीजन में। मतलब आप तो ये याद रखो फिलहाल कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी क्षेत्र में जो जैकब बामर था, इनको हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम में एक श्रेणी प्राप्त हुई थी। तरंग जो विकिरण उत्सर्जित हुए उन विकिरण की बच्चों अलग अलग तरंग दैर्ध्य थी, और उन तरंग दैर्ध्यों का एक समूह प्राप्त हुआ, विशिष्ट समूह प्राप्त हुआ। उस समूह को ही क्या नाम दिया गया, बामर श्रेणी नाम दिया गया। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, और बच्चों जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी, मैं बामर श्रेणी की बात करूं तो इस प्रकार से बामर श्रेणी प्राप्त हुई, इस प्रकार से प्राप्त हुई बच्चों, इस प्रकार से। तो जो सबसे पहले ये सारी मान लिया कि कौन सी श्रेणी है,
हमारे पास में बामर श्रेणी है, ये बामर श्रेणी है। और बच्चों इंपोर्टेंट पॉइंट है, बामर श्रेणी किस क्षेत्र में प्राप्त हुई? पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त हुई। ठीक है, प्राप्त करने वाला हमारे पास में जॉन जैकब बामर, ये वैज्ञानिक थे और 1885 में इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। पहले अध्यापक का कार्य करते थे, सॉरी। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया बच्चों, जो बामर श्रेणी के अंदर बहुत है कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्य की जो रेखाएं प्राप्त हुई थी उनको नाम दे दिया एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल, ऐसे ऐसे लास्ट के अंदर मैंने क्या नाम दे दिया? एच इन्फिनेटिव नाम दे दिया। ठीक है ना बच्चों, देखो क्या होता है, जो ये बामर श्रेणी के अंदर जो रेखाएं प्राप्त हो रही थी, चमकीली रेखाएं प्राप्त हो रही थी, ये तरंगदैर्ध्य की विशिष्ट तरंगदैर्ध्य की जो चमकीली रेखाएं प्राप्त हो रही थी बच्चों, इनकी तरंगदैर्ध्य क्या थी? अलग अलग थी। और बच्चों बामर ने देखा, बामर ने इन तरंगदैर्ध्य को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था और वो फॉर्मूला बच्चों हमारे पास में क्या था? वो फॉर्मूला था 364/0.56 इंटू n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 4। ये बच्चों इनके पास में क्या था? फॉर्मूला था। ठीक है ना, ये फॉर्मूला। तो जैकब बामर ने इन तरंगदैर्ध्यों की, इन लाइनों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए बच्चों बामर ने कौन सा फॉर्मूला दिया था? ये तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दिया था। और बच्चों बामर ने ये भी बताया यहां पर जो n का मान होगा, क्या होगा बच्चों? यहां पर जो n का मान होगा वो 3 या 3 से क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। जब 3 होगा तो हमारे पास में जो रेखा प्राप्त होगी वो अल्फा, 4 है तो बीटा, 5 है तो गामा, 6 है तो डेल। इस प्रकार से बच्चों अगर इन्फिनेटिव है तो बच्चों हमारे पास में यहां पर सबसे कम तरंगदैर्ध्य की, याद रखना, सबसे कम तरंगदैर्ध्य की, कम तरंगदैर्ध्य की क्या प्राप्त होती है? लाइन प्राप्त होती है, स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होती है। दोबारा से समझना, ध्यान से समझना बच्चों, जो बामर श्रेणी थी उस बामर श्रेणी के अंदर भी बहुत सारी लाइनें थी, जिन लाइनों को जैकब बामर ने किसी को अल्फा, बीटा, गामा, डेल इस प्रकार से उन्होंने क्या दे दिया? नाम दे दिया। और बच्चों इन लाइनों की जो तरंगदैर्ध्य क्या थी, उस तरंगदैर्ध्य को ज्ञात करने के लिए बामर ने ये फॉर्मूला दिया। सर ये कैसे आया? इसकी डेरिवेशन हमारे 12th क्लास में नहीं है। ठीक है, आप तो केवल इतनी सी बातें याद रखना। ठीक है ना, कि बामर ने ये फॉर्मूला दिया इनकी तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए। यहां पर n का मान मिनिमम कितना होगा बच्चों? 3 होगा। ठीक है, आप कहोगे सर 2 क्यों नहीं हो सकता? अगर बच्चों मैं यहां पर 2 रख दूंगा तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4, और 4 में 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। तो यहां पर n का मिनिमम संभव मान कितना है? 3 होगा। और बच्चों जब n का मान 3 होगा तो हमें अल्फा लाइन प्राप्त होगी। और बच्चों याद रखना, अल्फा लाइन है, इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। इसकी जो लैम्डा होगी बच्चों वो मैक्सिमम होगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये लाइनें पास पास आती जाएंगी और बच्चों इनकी तरंगदैर्ध्य क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इनकी तीव्रता भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपको डिटेल से बात करूं बच्चों, तो जो हमारे पास में जैसे हमारे पास में बामर श्रेणी के अंदर बच्चों, बामर श्रेणी के अंदर जो हमारे पास में जो सबसे मैक्सिमम तरंगदैर्ध्य होती है वो कितनी होती है बच्चों? 656.3 नैनोमीटर होती है। और बच्चों जो सबसे कम अनंत पर प्राप्त होती है और वो बच्चों हमारे पास में कितनी होती है? 364 नैनोमीटर प्राप्त होती है। तो बच्चों एग्जाम में हमारे पास में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बामर श्रेणी होती है उसकी लघुतम तरंगदैर्ध्य वाली, उसकी लघुतम जो लाइन बामर श्रेणी के अंदर जो लघुतम तरंगदैर्ध्य वाली लाइन होती है उसकी लैम्डा हमारे पास में कितनी होती है? ये होती है। और मैक्सिमम हमारे पास में कितनी होती है? ये होती है। इन दोनों के बीच में हमको जो लाइनें प्राप्त होती हैं बच्चों वो कौन सी श्रेणी की होती हैं? बामर श्रेणी की होती है।
तो बामर ने बामर श्रेणी के बारे में, जॉन जैकब बामर ने बामर श्रेणी के बारे में बताया। और बच्चों बाद में इसी सूत्र को एक रिडबर्ग नामक वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक? रिडबर्ग नामक वैज्ञानिक एक साइंटिस्ट हुए। इन्होंने इसी सूत्र के अंदर कुछ संशोधन किया और संशोधन करने के बाद में एक सूत्र दिया तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का। और वो बच्चों सूत्र हमारे पास में क्या था? वो सूत्र हमारे पास में था बच्चों, वो ये था, ये हमारे पास में फॉर्मूला था। यहां पर भी जो n का मान है वो कितना होगा? 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश। और बच्चों यहां पर जो r है वो बच्चों क्या है? रिडबर्ग नियतांक है। क्या है? रिडबर्ग नियतांक है। रिडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसी सूत्र के अंदर बामर श्रेणी की जो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए जॉन जैकब बामर ने अपना ये सूत्र दिया था। इसी सूत्र में कुछ संशोधन करके एक नया सूत्र दिया जिसे हम रिडबर्ग सूत्र बोलते हैं बच्चों। और बच्चों इसके अंदर r एक नियतांक आता है जिसे हम रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। बच्चों रिडबर्ग सूत्र में यहाँ n1 और n2 होता है, लेकिन रिडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने बामर श्रेणी के लिए ये सूत्र दिया था कि बामर श्रेणी के लिए यहाँ n का मान, n1 का मान कितना होता है? 2 होता है और यहाँ n2 होता है। या फिर जब यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं तो यहाँ पर मैंने n मान लिया, तो यहाँ पर n का मान 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर r एक नियतांक आता है बच्चों। इस नियतांक को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। ये हमारे पास में रिडबर्ग नियतांक होता है, उसकी क्या होती है बच्चों? वैल्यू होती है हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये ध्यान से समझना, ये रिडबर्ग नियतांक है, ठीक है ना। अब सुनो, हमें क्या होता है बच्चों? रिडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने बामर श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का ये सूत्र दिया। और बच्चों इस सूत्र को हम क्या कहते हैं? ये सूत्र बामर श्रेणी के लिए है, इसलिए हम इसे बामर सूत्र भी कहते हैं। बच्चों याद रखना, ये बामर सूत्र, ये सूत्र रिडबर्ग द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। बामर द्वारा नहीं बनाया गया, बामर द्वारा तो ये सूत्र दिया गया था, ठीक है ना। इस सूत्र को संशोधित किसने किया था? रिडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने संशोधित किया था, ठीक है ना। और रिडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने संशोधित कर इसी बामर श्रेणी के लिए ये सूत्र दिया। ये सूत्र बामर श्रेणी के लिए है, इसलिए इसे बामर सूत्र कहते हैं। बामर सूत्र इसलिए नहीं कहते कि इसको बामर नामक वैज्ञानिक ने दिया है, नहीं, बामर नामक वैज्ञानिक ने नहीं दिया ये सूत्र तो रिडबर्ग ने दिया है। बामर ने तो ये दिया है, ठीक है ना। लेकिन रिडबर्ग ने ये बामर श्रेणी के लिए दिया, इसलिए इसे बामर सूत्र कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी हमें स्पेक्ट्रम जो श्रेणी प्राप्त होती है, लेकिन सबसे पहले खोज किसकी हुई थी बच्चों? बामर श्रेणी की खोज हुई थी। इसके अलावा बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में और भी हमारे पास में बहुत सारी रेखाएं या श्रेणी प्राप्त होती हैं। बामर सूत्र है, कौन कौन से हैं बच्चों? वो एक हमारे पास में लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी। दूसरी हमको बामर श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमर बामर पाशियन श्रेणी बच्चों। फिर इसके बाद आती है हमारे पास में ब्रेक्स श्रेणी, और पांचवी आती है बच्चों फुंड। हमारे फिजिक्स में यही है, केमिस्ट्री में आगे और भी चलती है हम्पी वगैरह, ठीक है ना, उनके बारे में हम यहां बात नहीं करेंगे। तो बच्चों ये श्रेणियां हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसमें ये 5 श्रेणियां होती हैं बच्चों। इनके बारे में बस इंपोर्टेंट हमारे एग्जाम में यही है, यहां से क्वेश्चन आएगा। इनका प्रत्येक का इस टाइप से हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रत्येक के लिए n का मान पता होना चाहिए, और प्रत्येक के बारे में हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये किस रीजन में हमें मिलती है, प्राप्त होती है। ये बच्चों हमें पता होना चाहिए। मगर आपको बताऊं तो बच्चों ये हमें यूवी रीजन में मिलती है,
ये हमें दृश्य में मिलती है, बाकी तीनों हमें IR और रक्त रीजन में हमें मिलती है। ये बात आप विशेषकर ध्यान रखना। तो बच्चों यहां तक बेसिक बातें हैं, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ R क्या है बच्चों, रिडबर्ग नियतांक है, यहाँ पर लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम इस प्रकार से इनकी क्या ज्ञात कर लेते हैं, तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर लेते हैं। अगर वो आपको ये क्वेश्चन कह दे कि बामर सूत्र, बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली लाइन का तरंग दैर्ध्य ज्ञात किए, तो बच्चों यहां पर अगर अधिकतम ज्ञात करनी है तो बच्चों यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको अधिकतम तरंग दैर्ध्य का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है तो बच्चों यहां पर n का मान कितना लेना होगा, 3 लेना होगा। जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा तरंग दैर्ध्य घटती जाएगी और बच्चों अनंत पर जाकर के इसकी लिमिट हो जाएगी। वो हमको कितनी प्राप्त हो जाएगी बच्चों, 364 हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब दूसरा 364 बच्चों नैनोमीटर है, वो बामर श्रेणी की सबसे लघुतम तरंग दैर्ध्य वाली लाइन प्राप्त होती है। अब हमें एग्जाम में ये कह दिया जाए किसी भी श्रेणी के लिए, तो बच्चों याद रखना, या फिर मैं पहले बामर श्रेणी के बारे में बात करूं, जैसे मैं अगर आपको ये कह दूं बामर श्रेणी की निम्नतम या लघुतम तरंग दैर्ध्य वाली या लघुतम तरंग दैर्ध्य वाली जो लाइन है उसका तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, तो लघुतम के लिए बच्चों आप यहां पर क्या रखोगे, इन्फिनिटिव रखोगे n का मान। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब देखो आप बिल्कुल स्क्रीन पर देखिए, बोर्ड स्क्रीन पर देखिए, आपको बच्चों ये एक स्पेक्ट्रा नजर आ रहा है। तो बच्चों ये जो हमारे पास में जो दिख रहा है आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो नजर आ रहा है, जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम, उसके अंदर देखो बच्चों आप देख रहे हो अच्छी तरीके से कि जो n बराबर 1 है वहां पर कौन सी श्रेणी है, लाइमन श्रेणी है। और बच्चों दूसरी श्रेणी कौन सी है, बामर है n2 पर। और बच्चों तीसरी श्रेणी n3 पर क्या है बच्चों, पाश्चन श्रेणी है। और बच्चों चौथी श्रेणी हमारे पास में कौन सी है, ब्रेड श्रेणी है। और बच्चों पांचवी श्रेणी कौन सी है, फुंड श्रेणी है। इस प्रकार से बच्चों हमें हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है ना, जिसके अंदर हमें कुछ जो तरंग दैर्ध्य वाली, कुछ विशिष्ट तरंग दैर्ध्य वाली रेखाएं प्राप्त होती हैं, उन रेखाओं का समूह प्राप्त होता है। और बच्चों उन समूह को हम क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश श्रेणी, ब्रेड श्रेणी, फुंड श्रेणी कहते हैं। और बच्चों जो सबसे पहले खोज हुई थी, जो मैंने अभी आपको बताया है कि वो कौन सी श्रेणी की खोज हुई थी बच्चों, बामर श्रेणी की खोज हुई थी। किसने वैज्ञानिक ने की थी बच्चों, बामर नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1885 के अंदर। ठीक है ना बच्चों, और किस क्षेत्र में की थी बच्चों, यूवी क्षेत्र में। वैसे ये कुछ यूवी में भी पाई जाती है और थोड़ा बहुत इसका भाग दृश्य क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ और बेसिक बातें आपको बता रहा हूँ, वैसे हम इसके बारे में डिटेल से हमारी आने वाली अगली क्लास में बात करेंगे। देखो बच्चों लाइमन श्रेणी है, लाइमन श्रेणी के लिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, रिडबर्ग ने बामर श्रेणी के लिए यहाँ पर लैम्डा ज्ञात करने का एक फॉर्मूला दिया था कि 1 लैम्डा इक्वल R 1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। बच्चों बामर श्रेणी के लिए जो रिडबर्ग ने जो सूत्र दिया था वहां पर n2 का मान कितना कर रखा था, 2 कर रखा था। बस इतना सा अंतर है, इतना सा अंतर है, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। अब देखो क्योंकि बामर श्रेणी होती है वो दूसरी नंबर की श्रेणी है, वैसे देखो दूसरी नंबर की श्रेणी है, लेकिन खोज भी सबसे पहले इसी श्रेणी की हुई थी। याद रखना बच्चों अच्छी तरीके से, बामर श्रेणी है ना, बामर श्रेणी, उसकी खोज बच्चों कब हुई थी, याद रखना 1885 में हुई थी बच्चों, 1885 में हुई थी। जबकि जो लाइमन श्रेणी थी उसकी खोज लाइमन नामक वैज्ञानिक ने सन 1916 में की थी बच्चों। कब की थी, 1916 में। बच्चों ये जो श्रेणियों के जो नाम है ना वो सभी वैज्ञानिकों के नाम पर ही आधारित है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम वाली बात आती है, जो रिडबर्ग जो ने अपना जो सूत्र दिया था बच्चों, वहां पर बामर श्रेणी में बस n1 का मान कितना था, 2 था। बाकी हम इस सूत्र का प्रयोग अच्छी तरीके से बच्चों हम कर सकते हैं।
ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं सबसे पहले बात करूं बच्चों, तो देखो यहां पर हमारे पास में क्या आता है, यहां पर हमारे पास में आता है बच्चों 1/λ इक्वल आर 1n1² माइनस n2²। अब देखो इनके लिए अगर लाइमन श्रेणी है तो n1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। बामर श्रेणी है तो n1 का मान 2 हो गया। पाशन श्रेणी है तो 3 हो गया। ब्रेक श्रेणी है तो कितना हो गया, 4 हो गया। फुंड श्रेणी है तो n1 का मान कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन बच्चों यहां पर काम मजेदार बात क्या है, अगर हमारे पास में बच्चों लाइमन श्रेणी है तो यहां पर n2 का जो मान होगा वो कितना होगा, 1 नंबर पर तो है तो n2 का मान क्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। और बच्चों जब n2 का मान 2 होगा तब यहाँ पर इसकी जो लैम्डा होगी वो हमको मैक्सिमम प्राप्त होगी, और जब बच्चों इन्फिनिटिव होगी उस टाइम में इसकी जो लैम्डा होगी वो हमें मिनिमम प्राप्त होगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से बच्चों जो लाइमन श्रेणी है, ये बात भी याद रखना, लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में पाई जाती है, यूवी क्षेत्र में पाई जाती है, अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। और बच्चों इसकी जो खोज की थी ना, वो किसने की थी, वो खोज की थी बच्चों फोटोग्राफ लाइमन नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। कब की थी, 1916 में इसकी बच्चों क्या की थी, खोज की थी। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से क्लियर रखना। अब बामर श्रेणी की बात करूं, बामर श्रेणी के लिए n1 का मान तो 2 आ गया, लेकिन n2 का मान बच्चों कितना होता है, n2 का मान 3, 4, 5, 6 और बच्चों इन्फिनिटी तक होता है। जब 3 होगा तब उसे हम एल्फा रेखा कहते हैं, H एल्फा, हाइड्रोजन की एल्फा। अगर हमें 4 हमारे पास में 4 है तो क्या कहेंगे, H बीटा कह देंगे। 5 है तो H गामा कह देंगे। 6 है तो हमारे पास में हम बच्चों इसको H डेल कह देंगे। और बच्चों याद रखना यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हमारे पास में जो तरंग दैर्ध्य आएगी वो बच्चों किसकी आएगी, वो याद रखना H एल्फा की सबसे ज्यादा आएगी और H इन्फिनिटिव की सबसे कम आएगी। इसकी जो लैम्डा मैक्सिमम होगी और इसकी क्या होगी बच्चों, लैम्डा मिनिमम होगी। ठीक है ना, ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखना बच्चों। और दूसरी बात ये देखो क्या है, यहाँ पर पाशन श्रेणी है, 3 नंबर पर आती है, तो इसके लिए जो n2 का मान होगा वो बच्चों कितना होगा, 4 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। 4 पर इसकी लैम्डा का मान सबसे ज्यादा होगा और वो देखो ये है, ये इसकी लैम्डा का मान ज्यादा होगा और इसकी लैम्डा का मान सबसे कम होगा, लेकिन इसकी कम नहीं होगा, ये इन्फिनिटी से आएगी तब इसका मान सबसे कम होगा। ठीक है ना। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखना बच्चों IR क्षेत्र में पाई जाती है, अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है ना, इसकी खोज पाश्चान नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है ना। दूसरी बात करें बच्चों, मैं इनके बारे में बेसिक बातें कर रहा हूं बच्चों, बाकी मैं कल क्लास में इन्हीं के बारे में डिटेल से बात करूंगा। तो बच्चों चौथे नंबर पर जो हमको श्रेणी प्राप्त होती है वो कौन सी प्राप्त होती है बच्चों, ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। और बच्चों ध्यान से समझना, जो ब्रैकेट श्रेणी होती है उसके लिए n2 का जो मान होता है, देखो 4 से स्टार्ट होती है तो कितना जाएगा, 5, 6, 7 डैश 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। और बच्चों 5 होगा तब इसकी लैम्डा का मान क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। और जब इन्फिनिटी होगा तब इसकी लैम्डा का मान बच्चों क्या होगा, मिनिमम होगा। और बच्चों ये हमारे कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी हमारे IR क्षेत्र में ही पाई जाती है। ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों हमारे पास में कौन सी श्रेणी आती है, फुंड श्रेणी आती है। बच्चों ये फुंड श्रेणी देखो, इसके लिए n1 का मान कितना है बच्चों, 5, लेकिन n2 का मान बच्चों कितना है, 6, 7, 8 डैश 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 इन्फिनिटिव हो सकता है। और बच्चों जब 6 होगा तब इसकी यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम होगी, और जब हमारे पास में इन्फिनिटिव है तब यहाँ पर हमारे पास में जो लैम्डा होगी वो इसकी सबसे मिनिमम होगी। और बच्चों यह श्रेणी है ना, वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, यह श्रेणी भी IR क्षेत्र में ही पाई जाती है। अब बच्चों एक बहुत मजेदार बात है, ध्यान से समझना। देखो वैसे मैं केवल बेसिक बातें कर रहा हूँ, बेसिक बातें आपको डायग्राम से बेसिक बता रहा हूँ। वैसे आने वाली हमारी अगली क्लास में डिटेल से बात करेंगे इन्हीं के बारे में, और एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों इनका। ठीक है ना। देखो ध्यान से देखिएगा, अब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें 5 लाइनें प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास में लाइमन है, दूसरी हमारे पास में बामर है, तीसरी क्या है बच्चों, पाश्यन है,
चौथी हमारे पास में बच्चों क्या है, ब्रेक्स है, और पांचवी क्या है बच्चों, फुंड है। याद रखना n का मान 1 है, 2 है, 3 है। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख दूं, 1 है, 2 है, और बच्चों 3 है, 4 है, 5 है। ये n1 का मान हो गया जो इनका क्रम है। अगर मैं n2 की बारे में बात करूं बच्चों, तो देखो ये 1 है, तो इसका n2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 2 से लेकर यहाँ इन्फिनिटी तक। इसका n2 का मान कितना हो जाएगा, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका n2 का मान कितना हो जाएगा, 4 से लेकर बच्चों इन्फिनिटी तक। इसका n2 का मान कितना हो जाएगा, 5 से लेकर बच्चों इन्फिनिटी तक। और इसका n2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब याद रखना जो इसकी पहली रेंज है, पहली रेखा, ये पहली रेखा है, इसकी जो लैम्डा होगी बच्चों वो उसका मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, चाहे वो कौन सी भी श्रेणी हो। और ये बच्चों इन्फिनिटिव है ना, इस पर इनकी जो लैम्डा है बच्चों, उस लैम्डा का मान क्या होगा बच्चों, मिनिमम होगा। लैम्डा का मान क्या प्राप्त होगा, मिनिमम प्राप्त होगा। अब बच्चों एक बात और है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, वो क्या है, लाइमन श्रेणी होती है वो यूवी क्षेत्र में पाई जाती है, बामर श्रेणी होती है वो यूवी में भी पाई जाती है, और उसका कुछ भाग दृश्य में भी पाया जाता है। पाषाण श्रेणी बच्चों किस में पाई जाती है, ध्यान से समझना, पाषाण श्रेणी पाई जाती है बच्चों IR में, ये भी IR में, और बच्चों ये भी IR में, तीनों IR क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इनके बारे में जो बेसिक बातें हैं ना, बेसिक बातें वो यही है बच्चों। बाकी हम हमारी अगली क्लास में बच्चों इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तब तक यहाँ तक है ना, यहाँ तक आप बस ये थोड़ी बेसिक बातें, बस आप इतना याद रखना कि ये 5 श्रेणियां होती हैं। यहाँ तक ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर है आपको। तो बच्चों यहां तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमने केवल बेसिक बातें जानी है, और हमारी जो आने वाली जो कल की क्लास होगी बच्चों, उसके अंदर हम इन प्रत्येक श्रेणियों के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो कल क्लास को शेयर जरूर कर देना बच्चों, क्लास को शेयर किया करो, ठीक है ना। अपने मित्रों के पास में शेयर किया करो, उनको बताया करो, ठीक है ना। और अगर आपको क्या टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। कल की क्लास बहुत जबरदस्त रहने वाली है, एक एक चीज आपको मैं बहुत बारीकी से कवर कराने वाला हूं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, ठीक है, बाय बाय।